हेलो बच्चों। राह तो एकदम सीधी है, ये जो मोड़ हैं ये सारे तुम्हारे मन के हैं। दोस्तों, मंजिल पाने की राह एकदम सीधी होती है, लेकिन ये जो हमारा मन है ये उस राह को तोड़ मरोड़ देता है। मन से बच के रहिएगा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। स्ट्रेट लाइन का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन सीखी, इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, इन बेसिक टर्म्स के बारे में सीखने के बाद हमने दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल निकालना सीखा। उसका फॉर्मूला आई होप आपने याद कर लिया होगा, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यार ये भन्नाट तरीके से याद हो जाना चाहिए अभी के अभी। आई होप आपको याद हो भी गया होगा। उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस निकालना सीखना शुरू कर दिया था, और पहली जो इक्वेशन हमने सीखी वो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन सीखी। अगर कोई स्ट्रेट लाइन x1, y1 और x2, y2 से पास करती है तो याद दिला दूं आपको, उसकी इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होती है। ये वाली टर्म याद रखना बड़ा इजी है, y माइनस y1, यहाँ पे x माइनस x1। फिर से बता दूं आपको, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद करना बड़ा इजी है। ये क्या है? y माइनस y1, यहाँ पे x माइनस x1 है, और इसके बगल में ये जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा है, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप लिखा है। मैंने आपको बताया था, अगर कोई स्ट्रेट लाइन x1, y1 और x2, y2 से पास करती हो तो दोस्तों उसका जो स्लोप होता है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 2 पॉइंट फॉर्म के बाद फिर मैंने सिखाया आपको कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है ना, वो है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। मैंने ये वाली जो टर्म है बता दिया आपको, स्लोप है, तो इसकी जगह पे m लिख दिया। क्या लिख दिया? m लिख दिया। तो यहाँ पे m लिखने के बाद ये जो लुक है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, इसको हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, ये दो फॉर्म स्ट्रेट लाइन की आपने कर ली हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना भी हमने सीख लिया था, और यहां से हमें ये भी ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है x और y की, है ना, वो यार एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, देखिए मेरे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है ना, तो इसको एक बार लिख लूँ यहाँ पे मैं, y माइनस y1, ध्यान से सुनना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है ना, ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड हैविंग द स्लोप m। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे राइट साइड में जो कहानी लिखी है, इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर दूं तो ये mx माइनस mx1 हो जाएगा, और यहाँ से आप देखें तो y इज इक्वल टू mx माइनस mx1, और y1 को राइट में लेके आए तो प्लस y1 हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये एक कांस्टेंट है, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, माइनस एम एक्स वन प्लस वाई वन। ठीक है ना, x1 y1 फिक्स पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास करती है, m उसका स्लोप है, फिक्स है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको अपन बोल देते हैं, इसको c का नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? c का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी मस्त चीज देखने को मिली है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर किसी इक्वेशन की लुक इस टाइप की देखने को मिले, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो समझ जाना ये स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है। और ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है दोस्तों जिसका जो स्लोप है वो m है। m क्या है? स्लोप है ना। तो y इज इक्वल टू मसाला, y इज इक्वल टू मसाला लिख दो आप, तो इस मसाले में जो x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। ठीक है, और यहां से एक और गतिविधि आपको पता चल गई होगी, एक और बात आपको पता चल गई होगी कि देखिए x और y में ये एक लीनियर इक्वेशन है। x और y में जो लीनियर इक्वेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे लिख देता हूं जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देखिए ये यहां पे मैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी लिख देता हूं, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन।
एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है यार, उसकी बात भी अपन कर लेंगे, उसकी बात भी अपन कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं इस चीज को। ये जो कहानी है, ठीक है, लेट दिस इज इक्वल टू सी, है ना, इसको सी मान लिया अपन ने। ठीक है, तो यार मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे कोई इक्वेशन दिख जाए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ध्यान से सुनना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऐसी कोई इक्वेशन मिल जाए यार, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ये बात समझनी है ना। एनी लीनियर इक्वेशन, एनी लीनियर इक्वेशन इन x and y is the equation of a straight line, is the equation of a straight line। ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है जी, यहाँ पे ए बी सी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, आप ए बी सी की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की अलग अलग वैल्यूज इसके अंदर पुट करते जाइए, अलग अलग स्ट्रेट लाइंस आपको मिलती चली जाएंगी, अलग अलग स्ट्रेट लाइंस आपको मिलती चली जाएंगी। ये बात यहाँ से कही जा सकती है, देखिए ये लिख दिया mx, ठीक है, y को राइट में ले गया मैं तो माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना, y को राइट में ले गया ना तो माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो आप इसको देख लें, इसकी जो शक्ल है बिल्कुल इस जैसी ही है, यहाँ पे x का कुछ कोफिशिएंट है, y का कुछ कोफिशिएंट है, एक कांस्टेंट टर्म है, x y में लीनियर इक्वेशन अगर होगी, x y में लीनियर इक्वेशन होगी, तो मैंने यही बात लिखी यहाँ पे कि यार वो स्ट्रेट लाइन की होनी ही होगी, होनी ही चाहिए। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं आपको? तो एनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एंड वाइस वर्सा भी सही है, लीनियर इक्वेशन होगी तो स्ट्रेट लाइन की होगी, स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर इक्वेशन होगी मेरे दोस्तों। क्लियर है? अब इस लीनियर इक्वेशन को देख करके आप कुछ कमेंट्स कर सकते हो यार, क्या कमेंट कर सकते हो? स्लोप बता सकते हो आप, किसी भी लीनियर इक्वेशन को देख करके आप स्लोप बता सकते हो कि लाइन का स्लोप क्या होगा। ये बात आपको बता दूं, कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको दे दूं एक्स वाई में, आप खटाक से उसका स्लोप बता सकते हो। स्लोप बताना आ जाना चाहिए। कैसे? देखिए ऐसी शक्ल में लिख लो उसको आप, है ना। आप क्या करो, ये जो बी वाई है ना, बी वाई को देखो यहां रखो, बी वाई को यहां रखो, ए एक्स को राइट में लेके जाओ माइनस ए एक्स, ठीक है ना, सी को राइट में लेके जाओ माइनस सी। बात समझ में आ रही ना आपको? बी को नीचे लेके जाओ, बी को नीचे लेके जाओ तो y जो हो गया ना, y जो हो गया ना वो हो गया माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, ये समझना है। ठीक है, b को जब हम नीचे लेकर के गए तो y हो गया माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। ठीक है, और मैंने आपको बताया है y इक्वल टू मसाला लिख दोगे तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस ए बाई बी है। तो यार स्लोप जो होगा ना, ये बात समझनी है, जो स्लोप होगा ना, स्लोप होगा वो क्या होगा? माइनस ए बाई बी। ये बात आपको एकदम भन्नाट तरीके से पता चल जानी चाहिए। कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैं आपको दे दूं, उसको देख के आंखों में आंखें डाल के स्लोप उस स्ट्रेट लाइन का मालूम होना चाहिए। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो x का कोफिशिएंट है। y इक्वल टू मसाला लिख दो, y को लेफ्ट में रखो, बाकी मसाले को राइट में धकेल दो, जो x का कोफिशिएंट आएगा वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा। लीनियर इक्वेशन से स्लोप निकालना खटाक से समझ में आना चाहिए, भन्नाट तरीके से समझ में आना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन आपको उदाहरण के तौर पे दे देता हूं। मैं आपको कहता हूं कि 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आपसे पूछ रहा हूं है कि नहीं है, आपका दिल तो है कह रहा है, क्योंकि ये यार एक लीनियर इक्वेशन है x और y में। और अगर लीनियर इक्वेशन हो x और y में, इसका स्लोप निकालने के लिए आपसे मैं बोलूं तो आप बोलेंगे आप y को लेफ्ट में रखो, बाकी जो मसाला है उसको राइट में लेकर के जाओ। तो यार ये देखिए ये हो गया यार इस प्रकार से। तो जो x का कोफिशिएंट है दोस्तों वो हो जाएगा स्लोप, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट हो जाएगा स्लोप। ये बात समझ जाना, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, स्लोप फॉर्म है ये क्या है? स्लोप फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है।
तो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। स्लोप देख के मालूम चलता है इससे, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं स्लोप फॉर्म। क्या नाम दे देते हैं इसको, है ना, इसको 1 मिनट के लिए स्लोप फॉर्म बोल देते हैं बस अपन, ठीक है ना। ये हो गई स्लोप फॉर्म, है ना। स्लोप फॉर्म से क्या मालूम चलता है अपने को यार स्लोप मालूम चल जाता है, ठीक है ना। मैं इसको स्लोप फॉर्म बोलता हूँ, है ना, मैं इसको स्लोप फॉर्म बोलता हूँ। सीधा एकदम इसको देखते ही स्लोप मालूम चल जाता है। एक्स का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है ना स्लोप है। ये जो स्लोप है ना यार, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बात दिमाग में घुस जानी चाहिए, ठीक है जी। तो यार स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ और बातें मालूम चल गई आपको, स्लोप निकालना समझ में आ गया आपको, ठीक है। जनरल इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं, जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की क्यों होती है, आई होप आपको पूरी क्लैरिटी इसके अंदर होगी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का समय हो चला है। अब अपन बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की। किसकी बात करते हैं, आइए बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। पहले तो इंटरसेप्ट सीखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट क्या होते हैं, उसके बाद इंटरसेप्ट का इस्तेमाल करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। पहले तो आपको बता दूं कि स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट क्या होते हैं ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और यार देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, कुछ यूं करके स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन ने वाई एक्सिस को काटा है, वाई एक्सिस को काटा है 0,3 पे, और एक्स एक्सिस को काटा है -5,0 पे, ठीक है। आपको बता दूं कि ये वाली जो लेंथ है ना, दिस लेंथ along with sine is known as y intercept and this length along with sine is known as x intercept, ठीक है। आपको बता दूं this length along with sine, है ना, sine के साथ is known as x is known as y intercept। क्या बोलते हैं इसको, y intercept is known as y intercept, ये बात समझनी है। और यार ये वाली जो लेंथ है दिस लेंथ along with sine, लेंथ और उसके साथ उसका साइन बोले तो अगर ये पॉजिटिव y की तरफ है तो पॉजिटिव साइन का हो जाएगा, नीचे नेगेटिव y की तरफ है तो नेगेटिव साइन का हो जाएगा, ठीक है। दिस लेंथ along with sine is known as x intercept, है ना, इज नोन एज x इंटरसेप्ट। तो इस वाले स्ट्रेट लाइन का अगर मैं x इंटरसेप्ट तुमसे पूछूं, तो कितना हो गया, ये वाली वैल्यू तो y इंटरसेप्ट हो गई और ये वाली वैल्यू हो गई x इंटरसेप्ट हो गई, ठीक है। अगर मैं आपसे इनका x और y इंटरसेप्ट पूछता हूं तो सीधी भाषा में बात करें तो यार ये जो वैल्यू है ना, ये तो y इंटरसेप्ट हो गई, सीधा उठा के लिख दो आप यहाँ पे। और ये वाली जो वैल्यू है यार, ये हो गई x इंटरसेप्ट, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये लेंथ के साथ साइन भी देती है हमको, ठीक है। सीधी बात है ना। अगर मान लो x और y इंटरसेप्ट निकालने हैं तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो आप, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज y इंटरसेप्ट एंड यार दिस वैल्यू इज बेसिकली x इंटरसेप्ट। बात समझ में आ गई ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, अगर मान लो ये हमारा x और y एक्सिस तो है ही, ठीक है। और मैं यार एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे मैं यार एक स्ट्रेट लाइन तुम्हारे लिए ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला जो बिंदु है ये अगर a,0 ले लें और ये वाला जो बिंदु है ये 0,b हो जाए, तो आप मुझे बताओ यार x इंटरसेप्ट क्या होगा और आप मुझे बताओ y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो आप बोलेंगे x इंटरसेप्ट तो जी a हो गया, है ना। ऑटोमेटिकली अगर ये पॉइंट इधर होगा तो a अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा। तो x इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और y इंटरसेप्ट जो है यार वो कितना हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया अपना b। क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया अपना b हो गया, ठीक, सीधी सी बात है, ठीक है।
अब मैं पूछूं कि x इंटरसेप्ट मालूम है a, y इंटरसेप्ट मालूम है आपको x इंटरसेप्ट मालूम है a, y इंटरसेप्ट मालूम है आपको b। आप मुझे यार इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी तो बता सकते हो। मैं कहता हूं बिल्कुल बता सकता हूं। अब यार क्या होगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, है ना, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है मेरे को, निकालनी है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मेरे को निकालनी है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जिसका x इंटरसेप्ट a हो और y इंटरसेप्ट b हो मेरे दोस्तों। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालनी है whose x intercept is a, whose x intercept is equal to a and y intercept is equal to b। क्या निकालनी है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका x इंटरसेप्ट तो a हो और y इंटरसेप्ट क्या हो? b हो। ठीक है, चलिए तो यार इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? पहले इसका स्लोप निकालते हैं, पहले इसका स्लोप निकालते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? मैं निकालना चाह रहा हूं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, है ना। और ये स्ट्रेट लाइन कैसी है? ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट तो a है मेरे दोस्तों और y इंटरसेप्ट क्या है? b है। ठीक है, तो यार 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख दो ना इसकी, है ना, सीधा 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख दो। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखो y माइनस 0, है ना, x माइनस a। ठीक है, ये x1 y1 की तरह ट्रीट कर लो इसको, आप ध्यान से देखो, इसको आप x1 और y1 की तरह ट्रीट कर लो। ठीक है, और इसको आप ट्रीट कर लो यार x2 y2 की तरह, है ना, इसको आप x2 y2 की तरह ट्रीट कर लो। ठीक है, तो है ना, तो y माइनस 0, है ना, इक्वल टू x माइनस ए, और यहाँ पे इसके बगल में क्या होता है? स्लोप। स्लोप हो जाएगा b माइनस 0, ध्यान से सुनना, है ना, क्या हो गया? b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए। क्या हो गया? b माइनस 0, है ना, अपॉन 0 माइनस ए। ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो गया खटाक से। ठीक है, अब देखिए ये जो माइनस ए है इसको लेफ्ट में लेके आया मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो माइनस ए वाई हो गया। b को x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx माइनस ए बी हो गया जी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ए वाई को राइट में ले गया तो ये bx प्लस ए वाई हो गया, माइनस ए बी को लेफ्ट में लाया तो प्लस में हो गया। तो कुल मिला करके हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ना यार, bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए बी को जब इधर लाऊंगा मैं तो bx बाय ए बी, ए वाई बाय ए बी इक्वल टू 1, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो देखिए आ गया है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। याद कर लो मेरे साथ, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। तो आपको बता दूं ये जो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 है, इसको बोलते हैं यार इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देखिए कितनी सुंदर इक्वेशन आ गई है, कितनी सुंदर इक्वेशन आ गई है। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो x अपॉन, अरे भाई लाल से नहीं लिखना, लाल तो प्यार का कलर है, x अपॉन a क्या है? x इंटरसेप्ट है। ठीक है, और b क्या है? b है y इंटरसेप्ट, है ना। तो क्या आ गया है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आ गई है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट मालूम हो, y इंटरसेप्ट मालूम हो, तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। x इंटरसेप्ट मालूम है तो x को डिवाइड कर दीजिए x इंटरसेप्ट से, y को डिवाइड कर दीजिए y इंटरसेप्ट से, जोड़ करके इक्वल टू 1 लिख दीजिए। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आर गिवन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म whose x इंटरसेप्ट, है ना, whose x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू b। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका x इंटरसेप्ट a होगा, y इंटरसेप्ट b होगा मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई? करेक्ट है जी, x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट कितना है? भन्नाट तरीके से b है। ठीक है, और ये क्या है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो यार इंटरसेप्ट मालूम है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करना तो एकदम इजी हो गया। x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 कर दीजिए, फिट हो जाएगा एकदम। मैं अगर आपसे पूछता हूँ,
मैं अगर आपसे पूछता हूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन whose x and y intercepts are -2 and -4 respectively, है ना, -2 and -4 respectively। तो यार स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताएंगे आप, है ना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x डिवाइड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइड बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। x डिवाइड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइड बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो यार यहाँ से बड़ा इजी है, इसको अगर अपन -4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस y इक्वल टू -4 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए लीनियर इक्वेशन है x और y में एकदम मस्त तरीके से, ठीक है जी। आई होप आपको सारी कहानी अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन whose इक्वेशन इज, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट बताओ जिसकी इक्वेशन ये हो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 20, ठीक है। ऐसी स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट बताओ जिसकी इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल टू 20 हो, ठीक है। तो यार आप बता दीजिए, ये लिखा 5x प्लस 7y इक्वल टू 20 को नीचे लेकर के आया तो ये हो गया 5x बाई 20 प्लस 7y बाई 20 इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पे हो गया x बाई 4। अच्छा इसको लिख दिया y अपॉन 20 बाई 7, है ना, y अपॉन 20 बाई 7 लिख दिया इक्वल टू 1। आप बोलेंगे इस शकल को देख के कि अरे बाबा ये क्या हो गया, x के नीचे x इंटरसेप्ट लिख दिया, y के नीचे y इंटरसेप्ट लिख दिया। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे ना, इसको क्या करेंगे, कंपेयर करो आप, इसको आप कंपेयर करो, है ना। इसको कंपेयर जब करोगे इस वाली फॉर्म से x डिवाइड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइड बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 से, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सीधा बोल सकते हैं x इंटरसेप्ट 4 हो गया और यार y इंटरसेप्ट अपना कितना हो गया, 20/7 हो गया। करेक्ट है जी, एकदम फिट है एकदम। आई होप आपको, है ना, x और y इंटरसेप्ट निकालना आ गया होगा। एक और मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, x और y इंटरसेप्ट यूं भी निकाल सकते हैं, है ना। एक तो ये हो गया, कंपैरिजन से हो गया, है ना, कंपैरिजन से हो गया एक तो, ठीक है। दूसरा आप देखो यार यूं भी कर सकते हो, बिना कंपेयर करके भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। आपने देखा होगा x इंटरसेप्ट तब बनता है जहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होता हो, ठीक है। x इंटरसेप्ट तब बनता है जहां y कोऑर्डिनेट 0 होता हो और y इंटरसेप्ट तब बनता है जब x कोऑर्डिनेट 0 होता हो, ठीक है। तो इफ आई पुट y इक्वल टू 0, y 0 पुट कर दोगे तो अपने को x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। इफ यू पुट x इक्वल टू 0 तो अपने को y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। जब आपने y 0 पुट कर दिया तो x कितना मिल गया, 4, ठीक है। और जब x 0 कर दिया तो y कितना मिल गया, 20/7, कितना मिल गया, 20/7। तो x इंटरसेप्ट 4 हो गया, y इंटरसेप्ट 20/7 हो गया। यहाँ से कंपेयर करके भी वही आ रहा है। तो कहने का मतलब समझ डेवलप हो जानी चाहिए आपकी। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, उसका स्लोप समझ में आ जाना चाहिए, उसका इंटरसेप्ट उसके समझ में आ जाने चाहिए, है ना, उसकी इक्वेशन को इंटरप्रेट करना समझ में आ जाना चाहिए, इंटरप्रिटेशन उसकी समझ में आ जानी चाहिए। तो यार ये सारी बातें तो देखो बेसिक बातें हैं, आई होप आपको समझ में आ भी गई होंगी। और यार देखिए बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आप सोच रहे होगे आज गाना आएगा, है ना। गाना आएगा 1-2 दिन में आने वाला है, पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है ना, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप लोगों के लिए समर्पित आपका अपना मैथ्स सॉन्ग जल्द ही आने वाला है। कल आपको हलचल मालूम चल जाएगी क्या है सॉन्ग। कोशिश करूंगा एक हल्का सा ट्रेलर वगैरह कुछ तुमको पहले दे दूं कल मैं, और परसों या तरसों में जल्द ही
आपके अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं हम आपके लिए एक प्यारा सा गाना। कोशिश, चलिए। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इंटरसेप्ट है, ठीक है, इंटरसेप्ट निकलने आ गए अपने को, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, आई होप आपको एकदम क्लैरिटी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यार मैं आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बताता हूं। देखिए, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं कि एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, है ना। मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है यार, जो x1, y1 एंड x2, y2 से होके गुजरती है। ध्यान से देखना, ये xy कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, अपने पास, तुम्हारे भाई के पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो x1, y1 और x2, y2 से होके गुजरती है। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो x1, y1 और x2, y2 से होके गुजरती है। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताइए। आप बोलेंगे वो तो हमको आती है, 2 पॉइंट फॉर्म से आती है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये तो हमको आता है। मैं कह रहा हूँ ये तो तुमको आता है, मगर मुझे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिटर्मिनेंट फॉर्म में चाहिए। जो आपको आती है वो नहीं चाहिए, डिटर्मिनेंट की शक्ल में। इक्वेशन तो वही चाहिए, उसकी शक्ल डिटर्मिनेंट के अंदर फिट होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट की शक्ल में मुझको वो इक्वेशन चाहिए। मैं चाहता हूं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, मैं चाहता हूं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through x1, y1 and x2, y2, है ना। x1, y1 and x2, y2 in determinant form, in determinant form, है ना। डिटर्मिनेंट फॉर्म में मुझको x1, y1 और x2, y2 से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताइए, ठीक है। ध्यान से सुनो यार मेरी बात को। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी ना यार, वो क्या होती है बेसिकली, एक्स वाई में एक रिलेशन होती है, ठीक है। कौन से एक्स वाई में, ऐसे एक्स वाई में जो एक्स वाई इस लाइन के ऊपर बैठे हों, इस लाइन के ऊपर मूव करते हों, है ना। मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी बताऊंगा। एक तो यार मुझको ये बता दो, अगर आपको सारी कहानी समझ में आ रही है तो कमेंट्स करके नीचे जरूर बता दीजिए, क्या भन्नाट तरीके से आपको सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं क्या। मुझको ये मालूम होना जरूरी है, आप तक मेरी बात पहुंच रही है या नहीं, ये मुझको मालूम होना बेहद जरूरी है। नहीं पहुंच रही तो मैं पहुंचाने की हर संभव प्रयास करूंगा, ठीक है। तो पॉइंट P जो है x, y, वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। अब पॉइंट P x, y स्ट्रेट लाइन पे तभी लाई करेगा इफ पॉइंट P is moving on a straight line, अगर पॉइंट P स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, अगर पॉइंट P स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो 100% पॉइंट P को A और B पॉइंट्स के साथ कोलिनियर होना चाहिए। कोलिनियर होना चाहिए बोले तो उनको एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए, ठीक है। देन पॉइंट P अगर ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, देन पॉइंट P मस्ट बी कोलिनियर, पॉइंट P मस्ट बी कोलिनियर विद पॉइंट्स A एंड B, है ना, विद पॉइंट्स A एंड B, है ना। A और B पॉइंट्स के साथ पॉइंट P को कोलिनियर होना चाहिए। और कोलिनियर पॉइंट्स की क्या कंडीशन होती है, पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं,
कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन होती है कि इन 3 पॉइंट से बनने वाली ट्राइंगल का एरिया 0 कर दो आप, है ना। तो इसका मतलब एरिया जो है PAB से बनने वाले ट्राइंगल का वो 0 होना चाहिए। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में 1/2, फिर एक डिटर्मिनेंट बनता है ना, क्या बनता है यहाँ पे लिखते हैं, देखो इधर लिखते हैं, है ना 1/2, अच्छा चलो यही लिखते हैं यार, बुरा मत मानो, 1/2 है ना, एक डिटर्मिनेंट बनता है ना, और वो डिटर्मिनेंट जो है 0 होना चाहिए। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है xy1 है ना, xy1 x1 y11 x1 y11 x2 y2 x2 y21 x2 y21। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट यार 0 होना चाहिए। अब है ना, हाफ इंटू दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब हाफ इंटू दिस डिटर्मिनेंट 0 कब होगा, हाफ तो 0 हो नहीं सकता। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तभी तो ये पूरी कहानी 0 हो पाएगी। तो यहां से बात एकदम साफ है, यहां से बात एकदम साफ है कि यार x1 y11 x2 y21 ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 होना चाहिए। और इस डिटर्मिनेंट के अंदर ये जो एक्स वाई हैं, ये जो एक्स वाई हैं, इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के जो एक्स वाई हैं वो रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसका मतलब यार ये ध्यान से समझिए, ये क्या आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई, है ना। एक्स वाई हमारा वेरिएबल पॉइंट था जो लाइन पे मूव कर रहा है, एक्स वाई में एक रिलेशन मिल गई, एक्स वाई में जो जो रिलेशंस मिलेंगी वो लाइन ही होंगी, स्ट्रेट लाइन ही होंगी, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन की कंडीशन लगा करके ही निकाला है ये, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं आपके सामने ये लीजिए, आपके सामने है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ये देख लीजिए आपके सामने है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। यहाँ पे बात लिख भी देता हूँ, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना, डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखी है, करेक्ट है जी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो x1, y1 और x2, y2 इन 2 पॉइंट से पास करती है। कैसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो x1, y1 एंड x2, y2 इन 2 पॉइंट से पास करती है। इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन डिटर्मिनेट फॉर्म। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है जी। चलिए, बहुत शानदार, एकदम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन समझ में आ गई डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ठीक है। अभी हम सीखेंगे आगे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या सीखना है अपने को, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नॉर्मल को परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, है ना, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म बोल लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर फॉर्म बोल लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं कि देखो, पहले तो बात तो बताऊंगा, पहले मैं एक बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूँ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया मैंने, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है, ठीक है ना। ओरिजिन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है भाई, देखिए जरा ओरिजिन, तुमको तेरी बात कर रहा हूँ भाई, मैं आपकी बात कर रहा हूँ बेटा। आपको ओरिजिन साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, देखो यहाँ पे, है ना, ओरिजिन साफ दिखाई दे रहा है। मुझे बताओ ओरिजिन से पी डिस्टेंस की दूरी पे कितनी स्ट्रेट लाइन्स होंगी, बहुत होंगी। ओरिजिन से पी डिस्टेंस की दूरी पे ऐसी लाइन भी हो सकती है, पी डिस्टेंस की दूरी पे ऐसी लाइन भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ऐसी कितनी लाइंस हैं विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन एंड एक और कंडीशन भी है यहाँ पे, देखिए मैंने कहा ऐसी कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं जो ओरिजिन से पी डिस्टेंस पे हों, है ना, स्ट्रेट लाइन at a distance of
एट अ डिस्टेंस ऑफ p, है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स, है ना, p यूनिट्स, एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, है ना, p यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से p यूनिट्स की दूरी पे हो। एक बात तो ये होनी, अब ऐसी तो बहुत सारी लाइन है, ये देखो सर्कल यहाँ बना लो, उसकी जितनी टेंजेंट होगी, p रेडियस का सर्कल बना लो, उसकी जितनी टेंजेंट्स होंगी वो जो है ना ओरिजिन से p दूरी पे मिलेंगी। मैं बोल रहा हूँ कि एक सर्कल बना लो p रेडियस का, इसकी जितनी टेंजेंट्स हैं ना, जितनी टेंजेंट्स हैं वो सारी ओरिजिन से p डिस्टेंस पे मिलेंगी, ठीक है, p डिस्टेंस पे मिलेंगी, करेक्ट है। लेकिन एक और कंडीशन है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना ओरिजिन से ड्रॉ की गई जो है, ये परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती हो। अगर आपने ये अल्फा एंगल फिक्स कर दिया और ये दूरी भी फिक्स कर दी कि ये दूरी p है, तो ये लाइन फिक्स हो जाएगी, एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करने वाली, ठीक है। और मुझे उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए, मेरे को ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन at a distance of p units from origin and the perpendicular line from origin, the perpendicular line from origin is making an angle, alpha with x-axis, is making an angle alpha with x-axis, ये बात भी समझनी, with positive x-axis, ठीक है, alpha with positive x-axis, with positive x-axis, मतलब p डिस्टेंस पे लाइन होनी चाहिए और ये जो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे होनी चाहिए। ऐसी कितनी लाइंस होंगी? ऐसी एक ही लाइन होंगी, ठीक है। अगर इस लाइन को आप इधर लेके जाओगे तो यार p बढ़ जाएगा, इधर लेके जाओगे तो कम हो जाएगा, लाइन को घुमाने का प्रयास करोगे तो अल्फा हट जाएगा। तो दोनों कंडीशंस को फुल, देखिए कंडीशंस को ध्यान से रीड करें, आप इन कंडीशंस को बार बार रीड करें, अपने माइंड में उसको चलाने की कोशिश करें क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए मेरे को, है ना। अब यार ये वाले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको दे देंगे। देखो पहले मुझे एक बात बताओ कि ये वाला जो बिंदु है इसको मान लेते हैं अपन a,0, ठीक है, और ये वाला जो बिंदु है ना इस बिंदु को अपन मान लेते हैं 0,b, ठीक है जी। अब ये ट्राइंगल आप थोड़ी गौर से देखिए, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं इस वाले ट्राइंगल को अगर अपन ऑब्जर्व करेंगे ना, देखिए इस वाले ट्राइंगल को, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, गुलाबी ट्राइंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो इस ट्राइंगल का जो कोस अल्फा है ना उसको देखो आप, इसका कोस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, a हो गया, ठीक है। अब दूसरी ट्राइंगल देखिए आप, अब आप देखिए ये वाले ट्राइंगल, ठीक है ना, इस ट्राइंगल को देखिए, ठीक है ना, ये एंगल अल्फा है ना मान लो, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया और ये 90 है तो ये वापस अल्फा हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया अल्फा, ठीक है। एक ये जो p है यार इसको यहाँ पे से हटाता हूँ एक बार, ये एंगल हो गया अल्फा, ठीक है, और ये जो लेंथ है ये p है, चलो इसको भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, मिल बांट के करनी पड़ती है भाई सारी चीज़ें, ठीक है, एडजस्ट करना आना चाहिए। तो इस ट्राइंगल को देखा तो इसमें साइन अल्फा बताओ कितना है, साइन अल्फा, इसका साइन अल्फा क्या है, सामने परपेंडिकुलर p अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, ये वाली लेंथ b, ठीक है, तो ये कितना आ गया, p/b आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ, a की वैल्यू क्या होगी, a को इधर ले गए, कोस अल्फा को इधर ले आए तो 1/cos अल्फा sec अल्फा हो गया, a की वैल्यू हो गई p sec अल्फा, ठीक है। और b की वैल्यू और बताओ क्या हो गई, b इधर ले गए, साइन अल्फा इधर ले गए, b की वैल्यू हो गई p cos sec अल्फा, ठीक है। a बोले तो x इंटरसेप्ट, ध्यान से सुनना, a क्या है, इस लाइन का, a इस लाइन का x इंटरसेप्ट है जी, इस लाइन का x इंटरसेप्ट है, क्या है, x इंटरसेप्ट है, और b क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो इसका x इंटरसेप्ट मालूम है, a बोले तो x इंटरसेप्ट, अगर लाइन का अपने को x इंटरसेप्ट मालूम है, लाइन का अपने को y इंटरसेप्ट मालूम है, x इंटरसेप्ट मालूम है, y इंटरसेप्ट मालूम है,
तो हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, है ना, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन x इंटरसेप्ट कर दिया भैया, y अपॉन y इंटरसेप्ट कर दिया हमने, तो है ना, इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो p यहां पे भी है, तो p यहां पे आ जाएगा p। ठीक है, यहां क्या बचेगा, x बाय सेक अल्फा, x बाय सेक अल्फा को x इंटू कोस अल्फा लिखा जा सकता है, y बाय कोसेक अल्फा को y इंटू साइन अल्फा लिखा जा सकता है। यार ये देखिए मस्त इक्वेशन आ गई है, आप ध्यान से देखें, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन नॉर्मल फॉर्म। क्या है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन नॉर्मल फॉर्म। ये बात इसके बाजू में लिख भी देता हूं, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये है इक्वेशन किसकी, स्ट्रेट लाइन की, कौन सी लुक में, नॉर्मल लुक में। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म में यार मेरे यार, नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। ठीक है, इस इक्वेशन से हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मालूम चलता है, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से हमें वो मालूम चलता है। ठीक है, और यार ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है वो हमको यहाँ अल्फा हम जो है बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम हो और एक्स एक्सिस के साथ ये परपेंडिकुलर लाइन कितना एंगल बना रही है ये अगर मालूम हो तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, है ना, मैं आपसे 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप मुझे 2 क्वेश्चन करके दिखाएं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस of 3 units, at a distance of 3 units from origin, 3 units from origin, and inclination of line is, inclination of line is 2 पाई बाय 3। पहले तो ये वाला क्वेश्चन है ना, पहले इसको करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है और उसका जो इंक्लिनेशन है वो 2 पाई बाय 3 है। ठीक है, आप उसकी इक्वेशन लिख करके दिखाएं। नॉर्मल फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा दोस्तों, नॉर्मल फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा और नॉर्मल फॉर्म का इस्तेमाल करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने वाला हूं। आप भी ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं भाई अपना, है ना। एक कहावत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि डायग्राम अगर सुंदर होगा ना, डायग्राम अगर अच्छा होगा तो क्वेश्चन सॉल्विंग में यार काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक अच्छा डायग्राम बना दिया, उसको एनालाइज कर लिया तो समझ लो 40 to 50% क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक है, करेक्ट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना यार, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस देखोगे तो 3 यूनिट्स है और इंक्लिनेशन लाइन का 2 पाई बाय 3 है ना। ये वाला एंगल जो है ये एंगल 2 पाई बाय 3 है, ओरिजिन से आप डिस्टेंस देखोगे वो 3 यूनिट्स है। ठीक है, चलिए जी, P मालूम चल गया हमको P मालूम चल गया, P हमारा 3 है। ठीक है, अल्फा और मालूम करेंगे। ये एंगल 2 पाई बाय 3 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस 2 पाई बाय 3, ये एंगल कितना होगा, पाई बाय 3 होगा। ठीक है, ये एंगल पाई बाय 2 है मतलब 90 डिग्री है, ये पाई बाय 3 60 डिग्री है, 90 प्लस 60 हो गया 150 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री बोले तो पाई बाय 6, कितना हो गया, पाई बाय 6। तो जो अल्फा हमें चाहिए होता है वो हो गया पाई बाय 6, अल्फा कितना हो गया, पाई बाय 6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी,
इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी एक्स कोस एल्फा, एल्फा कितना है पाई बाय 6, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा, एल्फा क्या है पाई बाय 6 इक्वल टू पी, पी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोस पाई बाय 6 कितना होता है √3/2 होता है ना, √3/2 एक्स। साइन पाई बाय 6 1/2 होता है इक्वल टू 3 हो गया। ये हो गया √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। क्या हो गया √3x प्लस y इज इक्वल टू 6, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये क्या आ गई, ये आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे निकाली, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करके। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया हो, इंक्लिनेशन या फिर ये वाले एंगल्स वगैरह दिए गए हों, तो यार देखो नॉर्मल फॉर्म का इस्तेमाल करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना बेहद ईजी है। एक और बात बता दूं, मैं अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दूं, मैं कहूं कि एक स्ट्रेट लाइन लिखिए आप, कंसिडर द इक्वेशन, मैं आपको कहूं कंसिडर द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन मेरे पास है आपके लिए, है ना, लाइन मेरे पास है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्म में लिखी हुई है। मैं चाहता हूं आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दें। कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। मेरा सवाल ध्यान से सुनिए, मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। मैंने लाइन की इक्वेशन आपको दे दी है और बस इतना मांगा है बदले में कि इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। अभी कर देंगे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट। देखो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक बार लिख लें यहां पे, ये होती है नॉर्मल फॉर्म, ये होती है नॉर्मल फॉर्म। कौन सी, x के बगल में कोस एल्फा लिखा हो, y के बगल में साइन एल्फा लिखा हो, राइट साइड में परपेंडिकुलर p लिखा हो, है ना। अच्छा, परपेंडिकुलर p हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट वाली चीज जो है ना ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये बात जो है ना अपन नोटिस कर लेते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई, ये तो पॉजिटिव होगा ही, हमने पॉजिटिव मान करके ही ये इक्वेशन डिराइव करी है, ठीक है ना। तो x कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी, है ना, ये नॉर्मल फॉर्म होती है। हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो है x प्लस 2y इक्वल टू 5। क्या दे रखी है, x प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक है। अब यार यहां मैंने देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 1। ये एक टेक्निक होती है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की। क्या टेक्निक है, ध्यान से सुनना, फिर इस पूरी टेक्निक को लिखूंगा अभी मैं, है ना। क्यों ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है मैं सारी बातें बताऊंगा। पहले टेक्निक समझो, एक बार आंसर निकालते हैं, फिर सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा। x का जो कोफिशिएंट है 1, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो और रूट कर दो, है ना। कितना आंसर आया, ये आ गया √5। क्या आ गया, √5 आ गया ना। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपने क्या निकाला, ध्यान से सुनो, आपने निकाला, आपने इसको देख करके आपने निकाला, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, इसका स्क्वायर किया आपने, कोफिशिएंट ऑफ y इसका स्क्वायर किया और उसका चढ़ा दिया रूट। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 2 का स्क्वायर और उसका कर दिया रूट। कितना हो गया ये हो गया यार √5। क्या हो गया, ये हो गया √5। तो क्या कर दिया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, है ना, डिवाइड कर दो √5 से दोनों तरफ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय √5। भाई एक नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो इक्वेशन पे थोड़ी फर्क पड़ता है। तो ये हो गया x इंटू 1/√5 प्लस y इंटू 2/√5 इक्वल टू 5 डिवाइड बाय √5 इज √5। ये हो गया, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आप इंटरेस्टिंगली देखोगे ना, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का जोड़ 1 आ जाएगा तो ऐसा लगेगा मानो ये चीज अगर कोस एल्फा मान ली जाए, है ना, तो ये चीज ऑटोमेटिकली साइन एल्फा हो जाएगी। आप बोल रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि 1/√5 को 1 मिनट के लिए
1/√5 को 1 मिनट के लिए कोस अल्फा मान लो। ऑटोमेटिकली 1/√5 को जैसे ही कोस अल्फा मानोगे ऑटोमेटिकली 2/√5 जो है वो साइन अल्फा हो जाएगा। 2/√5 कितना हो जाएगा? साइन अल्फा हो जाएगा। जैसे ही 1/√5 को आप कोस अल्फा मानोगे 2/√5 साइन अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना? आप देख लो, ये कोस अल्फा है, साइन अल्फा निकाल के देखोगे तो 2/√5 ही आएगा। तो यहाँ पे आपने ये जो इक्वेशन लिखी है ना, इस इक्वेशन की लुक बना दिया आपने, कोस अल्फा इंटू एक्स साइन प्लस साइन अल्फा इंटू वाई। ठीक है, और ये √5 जो है इसको आप यार √5 को आप p मान लो, √5 को क्या मान लो? p मान लो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप देख लें, आपने नॉर्मल लुक दे दी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये थी मेरी, इसको दोनों तरफ √5 से, बस ये मस्त काम होता है, दोनों तरफ √5 से डिवाइड करके आपने इसको नॉर्मल लुक दे दी। तो नॉर्मल फॉर्म जो है वो बन गई आपकी, देखो फिर से लिख देता हूं, कोस अल्फा आपका 1/√5 की जगह पे है, ठीक है ना, और साइन अल्फा की जगह पे 2/√5 है। ये देख लीजिए, ये मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, बस ढंग अलग है लिखने का। और इस ढंग में आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला जो ढंग है, ये वाला ढंग है, इसको देख के समझ में आ गया होगा कि ये नॉर्मल फॉर्म से इसकी शक्ल मैच करती है यों की यों। तो इसको बोलेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन कौन सी है? गिवन लाइन है x + 2y = 5 इन नॉर्मल फॉर्म, है ना। जो गिवन लाइन हमारी थी उसकी इक्वेशन मैंने लिख दी नॉर्मल फॉर्म में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो अगर आपको जनरल प्रोसीजर बताता हूं, अगर आपको कोई एक स्ट्रेट लाइन दे देना, है ना, प्रोसीजर टू कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म, ये भी बता दूं आपको प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर टू कन्वर्ट the equation of a line in normal form, ठीक है ना, जनरल इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। प्रोसीजर टू कन्वर्ट जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, प्रोसीजर टू कन्वर्ट द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना, एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं अपन। जनरल इक्वेशन ले ली मैंने, ax + by + c = 0। ठीक है, अब कांस्टेंट को राइट में लेकर के जाओ, है ना, ax + by = -, ये कर दिया, है ना। पहला स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट में लेकर के जाओ। ठीक है जी। अच्छा, कांस्टेंट टर्म राइट में लेकर के जाने के बाद ये आपको मेक श्योर करना है दिस इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव ना हो तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके राइट वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना जरूरी है। मेक श्योर दिस इज पॉजिटिव, मेक श्योर द क्वांटिटी इन राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव। जो राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई, दोनों तरफ डिवाइड कर दो। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 जो है ना, ये ध्यान रखो, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है ना, इनको ध्यान में लो आप। √ (a² + b² से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। डिवाइड बोथ साइड्स बाय √ (a² + b²। √ (a² + b² से दोनों तरफ क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो ये हो गया a/√(a² + b²x। ये इतनी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है √ (a² + b², ये इतनी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है √ (a² + b²। कितनी इंटरेस्टिंग है? ये इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप जैसे इसको दोनों तरफ डिवाइड करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली ये चीज कोस अल्फा बन जाती है, तो ये साइन अल्फा बन जाएगी, है ना। ये चीज और ये चीज ये दोनों स्क्वायर करके जोड़ने पे 1 देती हैं, और कोस अल्फा और साइन अल्फा की ही ऐसी हिम्मत होती है कि स्क्वायर करके जोड़ें तो 1 दे दें। तो अगर कोस अल्फा साइन अल्फा और ये दोनों सेम बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं,
तो यार इसको कोस अल्फा ले लें तो ये ऑटोमेटिकली साइन अल्फा हो जाएगी। और x के बगल में कोस अल्फा, y के बगल में साइन अल्फा लिखा हो, जोड़ करके लिखा हो यूं करके, तो राइट हैंड साइड को परपेंडिकुलर p होना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर p है, ये क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर p है। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के 2 स्टेप्स हैं, मालूम होने चाहिए। यूं करके किसी भी स्ट्रेट लाइन को आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एक बात तो यहां से सीखने को ये मिलती ही है। दूसरी एक और बात समझिए, आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो ना स्ट्रेट लाइन का, वो भी समझ में आ गया। ये देखिए, ये क्या है, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी देखिए अपने को निकालना आ गया है ना। अगर मैं कहूं कि जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, मैं ये पूछना चाहता हूं आपका कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन, perpendicular distance of the straight line ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0 from origin, है ना। origin से perpendicular distance p कितना होता है, तो देखिए क्या आया है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी निकालना हो ना तो कांस्टेंट टर्म, अच्छा डिस्टेंस है तो मॉडुलस ले लो यार, आप यहां माइनस c भी लिख लोगे ना तो लास्ट में तो मॉडुलस ही लेना है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पे ये एक धांसू फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो खटैक से निकल के आ जाना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, आई होप आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यार बात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है। ठीक है ना, थ्योरी तो यार मैं एकदम एक एक चीज संजो के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसमें 2 बातें अपने को गिवन होती हैं। इसमें 2 बातें अगर अपने को गिवन हो, क्या क्या बातें, एक तो स्ट्रेट लाइन एक बिंदु गिवन हो जिससे पास करती हो। ठीक है, एक तो बिंदु गिवन है x1, y1। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इससे पास कर रही है। और दूसरी बात अपने को लाइन का इंक्लिनेशन गिवन हो। ठीक है ना, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट है जी। एक इंक्लिनेशन गिवन होना चाहिए, क्या गिवन होना चाहिए, इंक्लिनेशन, ये थीटा गिवन होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आएगी पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, आपको बता दूं मेरा इंटरेस्ट क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन में है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through x1, y1 and having inclination equal to theta एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो x1, y1 से पास करती हो और उसका इंक्लिनेशन जो है वो थीटा हो, है ना। अब आप सोच रहे हो कि यार ये पैरामेट्रिक इक्वेशन में पैरामेट्रिक क्या बोल रहा हूं मैं, पैरामीटर क्या होता है, एक पैरामीटर क्या होता है ये आपको सिखाता हूं आज। एक आदमी ने बोला x और y इक्वल हैं, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन बताई x और y में, ठीक है। मगर दूसरे आदमी ने बोला कि x t के इक्वल है, y भी t के इक्वल है। मुझे बताओ
ये जो दूसरे आदमी ने बोला है x t के इक्वल है y t के इक्वल है, तो क्या मीनिंग ये नहीं हो गया कि x और y बराबर हैं? मतलब x t के इक्वल t y के इक्वल, तो यार x और y भी तो इक्वल हो गए। बिल्कुल सही बात है। इसने भी x इक्वल टू y बोला है और इसने भी x इक्वल टू y बोला है। इसने x इक्वल टू y डायरेक्टली बोल दिया, इसने x इक्वल टू y इनडायरेक्ट बोला। इनडायरेक्ट बोलने के लिए इसने एक तीसरे वेरिएबल का इस्तेमाल किया, t, है ना, बिचौलिए का इस्तेमाल किया। तो ये जो बिचौलिया है, ये जो तीसरा वेरिएबल है, इसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। एक बात कहनी है, सीधी कही जा सकती है, मगर आप किसी दूसरी बात, किसी तीसरी चीज का इस्तेमाल करके वो बात कहो, है ना, किसी तीसरी चीज का इस्तेमाल करके वो बात कहो, तो वो जो तीसरी चीज है उसको पैरामीटर बोलते हैं। समझ में आई ना? तो ऐसे घुमा के बात कही जाए, है ना, और जो वेरिएबल इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं उनको पैरामीटर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो हाँ यार, हमारे पास थीटा इंक्लिनेशन वाली x1 y1 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमको निकालनी है। अच्छा, इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है? एक पॉइंट लेना पड़ता है, जनरल पॉइंट बोल दो, वेरिएबल पॉइंट बोल दो, x कोमा y, जो इस लाइन पे लाई करे, जो इस लाइन पे लाई करे। ठीक है, तो P है x1 कोमा x कोमा y, है ना, P क्या है? x कोमा y। ठीक है, मैंने कहा ये जो पॉइंट P है ना, ये r डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? ये r डिस्टेंस पे है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना यार, ये मैंने r ले लिया। यहाँ पे लिखते हैं इनको जरा। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है r। कितना है? r। ठीक है, r डिस्टेंस पे पॉइंट P ले लिया मैंने, और यहाँ पे एक 90 डिग्री की ट्रायंगल बना दी, यूँ करके 90 डिग्री एंगल वाली राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना दी। ठीक है, यहाँ एक वर्टिकल लाइन खींच दी, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो दूरी होगी, क्या वो y माइनस y1 होगी क्या? ये वाली दूरी क्या x माइनस x1 होगी क्या? यार बिल्कुल होगी, है ना। ये y है, ये y1 है, तो ये y माइनस y1 होगा। ये x1 है, ये x है, तो ये x माइनस x1 होगा। ठीक है, ठीक है ना। और ये एंगल थीटा है ना, तो इस वाले एंगल को भी थीटा होना पड़ेगा। यहां से मुझे साइन थीटा और कोस थीटा बता दें आप क्या है। यहां से आप मुझे साइन थीटा बता दें और कोस थीटा बता दें। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना है? हाइपोटेन्यूज तो r है। ये कितना लिया मैंने? r लिया क्या लिया? कोस थीटा कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r, है ना, बेस अपॉन r। ठीक है, अब यहां से मुझे बताओ कि y माइनस y1, है ना, अपोन में साइन थीटा हो गया, तो वो किसके इक्वल हो गया? r के इक्वल हो गया। ठीक है, और ये है x माइनस x1, और अपोन में कोस थीटा कर दूं, तो x माइनस x1 अपोन में कोस थीटा कर दूं, तो वो किसके इक्वल हो गया? r के इक्वल हो गया। ठीक है, ये दोनों बातों को ध्यान से देखो आप। y माइनस y1 बाई साइन थीटा भी r के इक्वल है, x माइनस x1 बाई कोस थीटा भी r के इक्वल है। इन दोनों बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यार समझ में आ जाएगा कि x माइनस x1 बाई कोस थीटा, x माइनस x1 बाई कोस थीटा और y माइनस y1 बाई साइन थीटा, ये दोनों किसके इक्वल हैं? ये दोनों r के इक्वल हैं। ये दोनों r के इक्वल हैं। ठीक है, तो ये जो चीज आई है ना, ये जो चीज आई है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या है ये? ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो एक बार तो यहां लिख दूं कि दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक, चलो यहां लिखते हैं इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब इसमें पैरामीटर कौन है भाई? ये बात भी ध्यान रखनी है। पैरामीटर कौन है इसमें? r पैरामीटर है। क्यों है r पैरामीटर? क्यों है r पैरामीटर? क्यों है r पैरामीटर? क्योंकि r बदल रहा है, r पे डिपेंडेंट है x और y की वैल्यू। ये जो x और y की वैल्यू है ये r पे डिपेंडेंट है।
देखो r को 0 करोगे तो पॉइंट P यहां जाएगा, r को 0 के बाद 1 2 3 ऐसे करते जाओगे तो पॉइंट P ऐसे मूव करेगा, r को नेगेटिव करोगे तो पॉइंट P ऐसे मूव करेगा, पूरी लाइन बनवा देगा r की अलग अलग वैल्यू पे पॉइंट P पूरा मूव कर जाएगा, लाइन बना देगा। तो कहने का मतलब ये है r की वैल्यू यहां 0 रखी तो x और y की वैल्यूज निकालोगे तो ये x1 y1 आएंगी, r की वैल्यू और कुछ रखते जाओगे x y की वैल्यू आती जाएंगी, उन सारी वैल्यूज को ट्रेस करोगे तो लाइन बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है r की वैल्यूज बदलते जाओ, x y लेते जाओ, वो सारे x y लाइन बना देंगे, लाइन ट्रेस कर देंगे। तो यहां पे इस x y में रिलेशन आ गई है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है। और ये इक्वेशन x और y में ये जो रिलेशन है ये थर्ड पर्सन बोले तो तीसरा कोई वेरिएबल r की टर्म्स में लिखी हुई है, तो इसलिए इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। r एक हमारा पैरामीटर है। आई होप आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन समझ में आ गई होगी। जब क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग में इसका कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, क्या बेनिफिट्स हैं इसको इस्तेमाल करने के, समझ में आ जाएगा। हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सीखी हैं, हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सीखी हैं। अलग अलग फॉर्म स्ट्रेट लाइन की अलग अलग बेनिफिट देती है क्वेश्चन सॉल्विंग में। कभी कोई फॉर्म इस्तेमाल करके क्वेश्चन फास्ट होता है, कभी किसी दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करके क्वेश्चन फास्ट होता है। तो हमने डिफरेंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन की इसलिए सीखी ताकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उनको इस्तेमाल कर सकें और उनका बेनिफिट ले सकें क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है, अब देखिए दो कॉन्सेप्ट मैं आपको और सिखाता हूं, है ना। दो स्ट्रेट लाइन कैसे मालूम चलेगा कि पैरेलल हैं और दो स्ट्रेट लाइन कैसे मालूम चलेगा कि परपेंडिकुलर हैं। मैं आपको कंडीशन बताने वाला हूं, कंडीशन फॉर टू स्ट्रेट लाइंस, कंडीशन फॉर टू स्ट्रेट लाइंस टू बी पैरेलल, है ना, एंड कंडीशन फॉर टू स्ट्रेट लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। कंडीशन फॉर टू स्ट्रेट लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल हो कैसे मालूम चलेगा, कब होंगी, दो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी। ठीक है यार, ये बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको सिखाया था कि दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो एंगल होता है ना वो tan थीटा होता है। ठीक है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अगर दो स्ट्रेट लाइंस यार यूं हैं, इनके बीच का जो एंगल है वो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, tan थीटा जो है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 के बराबर होता है। ठीक है, m1 और m2 क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइंस के स्लोप है। ठीक है, अब एक बात बताओ, लाइंस अगर पैरेलल है ना, यहाँ पे देखो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच एंगल कितना हुआ, एंगल 0 हुआ। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो आप, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल देन थीटा उनका कितना हुआ, 0, है ना, उनके बीच तो एंगल तो हुआ ही नहीं। थीटा 0 हो गया, इसका मतलब m1 और m2 बराबर हो गए, m1 माइनस m2 0 हो गया। भाई m1 माइनस m2 0 होगा तभी तो थीटा 0 होगा। थीटा के 0 होने का मतलब है m1 m2 का बराबर होना, है ना। दो लाइन का सेम डायरेक्शन है तो मतलब m1 m2 उनके क्या है, सेम है। तो दो लाइंस का जब स्लोप सेम होगा ना, स्लोप सेम होगा तब जाके दो लाइंस पैरेलल होंगी। तो अगर कोई बोले दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनको बोल दो m1 और m2 क्या होंगे, बराबर होंगे। दो लाइंस पैरेलल तब होंगी जब उनके स्लोप्स बराबर हों। और दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी, जब उनका थीटा 90 डिग्री हो, है ना। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कब होगा, ये थीटा 90 डिग्री तब होगा जब
tan 90 डिग्री नोट डिफाइंड हो गया, और tan 90 डिग्री नोट डिफाइंड हो गया तो राइट साइड भी नोट डिफाइंड होनी चाहिए। राइट साइड नोट डिफाइंड तब होती है, राइट साइड नोट डिफाइंड तब होती है जब डिनोमिनेटर जीरो हो। डिनोमिनेटर जीरो होने का मतलब है 1 प्लस m1 m2 जीरो हो। 1 प्लस m1 m2 जीरो का मतलब है m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर दें तो -1 आ जाए। m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाए, -1 आ जाए। m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो यार दो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर तब होंगी जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट m1 और m2 का मल्टीप्लिकेशन -1 हो, और दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल तब होंगी जब दो स्ट्रेट लाइंस के जो स्लोप्स हैं वो सेम होने चाहिए। दो स्ट्रेट लाइंस के स्लोप्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर से रिपीट कर दूं, दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल तब होंगी जब उनके स्लोप्स इक्वल हों। दो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर तब होंगी जब स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 हो। स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 हो। करेक्ट है। तो आज की इस कहानी में इतना ही। हमारी अगली मुलाकात में हम स्ट्रेट लाइंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। रिपीट कर दूं एक बार, दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल तब होंगी जिनके स्लोप्स बराबर हों, m1 m2 बराबर हों। दो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर तब होंगी जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो। तो आज की इस कहानी में इतना ही दोस्तों। अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं तो सबसे पहले तो मुस्कुराइए, उसके बाद कमेंट कीजिए, बताइए कि भन्नाटली समझ में आया क्या। मुस्कुराहट के साथ आज के लेक्चर को अलविदा कहते हैं मेरे दोस्तों। बाय बाय। फिर से मुलाकात होगी स्ट्रेट लाइन के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए भाई को जाने की इजाजत है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।